Hello students, today we will discuss angle between two planes। देखिए जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये दो प्लेन हैं और दोनों प्लेन के बीच का एंगल मैंने थीटा माना हुआ है। अब ये थीटा है बेटा, तो इस पर एक नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास n1 वेक्टर, और ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है जिस पे नॉर्मल वेक्टर है n2 वेक्टर। तो देखिए जो एंगल इन प्लेन के बीच में होगा वही एंगल इन दोनों के नॉर्मल के बीच में होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमें दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड करना होगा, तो वही आपके प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा। तो देखिए लेट इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर r vector dot n1 vector equal to q1 and r vector dot n2 vector equal to q2। ठीक है, these are the two vectors, two equations of planes in the vector form। So we have to find out the angle between them, the angle is theta, so we have to find out the value of theta। जैसा कि आप जानते हैं कि ये थीटा है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल, तो थीटा आपको मिलेगा, नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा ही मिलेगा आपको। तो ये थीटा निकालना है आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है ना। जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था वेक्टर में, आपने देखा होगा कि दीज आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। सो you have the formula cos theta equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector और magnitude of b vector। तो ये फॉर्मूला है दो वेक्टर के बीच का एंगल का रिलेशन का, ठीक है ना। तो वही आपको देखो यहाँ है, a की जगह पे n1 वेक्टर है, b की जगह पे आपके पास n2 वेक्टर है और बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो वो हम यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में एंगल निकालने का एक फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो देखिए बेटा इसके आगे क्या है कि अगर मैंने इसमें कार्टिजन फॉर्म में अगर मेरे को ये फॉर्मूला बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n1 वेक्टर को पोजीशन वेक्टर मुझे लेने पड़ेंगे, n2 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर भी मुझे लेने पड़ेंगे। तो लेट n1 वेक्टर के जो पोजीशन वेक्टर हैं, जो dr है, मान लो a1 b1 c1 मान लिए, तो ये वेक्टर बन गया n1 वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और ये हो जाएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो n1 n1 वेक्टर के dr a1 b1 c1, n2 वेक्टर के dr a2 b2 c2, तो ये हमारे पास इसके n1 n2 के पोजीशन वेक्टर हो गए। अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो बेटा ये कार्टिजन, ये तो हो गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया एंगल फाइंड करने का। अब कार्टिजन में क्या होगा, कार्टिजन फॉर्म में क्या होगा कि n1 n2 की वैल्यू लगा दूंगा, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप अपॉन, ठीक है ना, अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको बेटा मैं लिख दूंगा cos थीटा इक्वल टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, a1 b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो कार्टिजन फॉर्म में है। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म हो गई, कार्टिजन फॉर्म हो गई। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा।
क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, और पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए कंडीशंस होती है नंबर 1, इफ both the planes are perpendicular, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 90, थीटा 90 हो जाएगा। अब थीटा 90 हो गया तो मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर भी 90 यूज़ करूँगा और यहाँ थीटा भी 90 यूज़ करूँगा, तो दोनों फॉर्मूले मेरे को एक साथ मिल जाएंगे। तो cos 90, तो बेटा cos 90 इक्वल टू, cos 90 क्या होता है 0 इक्वल टू, तो ये भी 0 हुआ ये भी 0 हुआ, ठीक है ना। तो जब यहाँ cos 90 0 करूँगा ये 0 हो जाएगा, तो इधर का मल्टीप्लाई इधर 0 में हो जाएगा तो ये 0, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा n1 डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर इक्वल टू, और ये भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया, इधर का भी ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बना n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, ये तो बना हमारे पास वेक्टर में कंडीशन बन गई परपेंडिकुलर की, ठीक है ना। और फिर ये बनेगी हमारे पास कार्टेशियन में कंडीशन बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनेगी हमारे पास कार्टेशियन में, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास दो कंडीशन आ गई परपेंडिकुलर की। अगर दोनों प्लेन पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होगी, नंबर 2, इफ प्लेन्स आर पैरेलल। अब पैरेलल होंगे बेटा, और जब पैरेलल होंगे दोनों प्लेन तो n1 और n2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये थीटा 0 है तो ये थीटा भी 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो n1 n2 क्या हो जाएगा हमारे पास पैरेलल हो जाएंगे। थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर, ठीक है ना। कंडीशन ही आपको पता है कि दोनों प्लेन अगर पैरेलल हैं तो कंडीशन हमारे पास n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर, क्योंकि दोनों कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। अब कोप्लेनर की कंडीशन होती है n वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर। तो बेटा n1 n2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दे रखी है, क्या है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और यहाँ से मैं क्या करूँगा इक्वेट कर दूँगा, i यूनिट वेक्टर जो है मेरे पास उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, j के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, k के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो a1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2, b1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2, c1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c2। तो मेरे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी a1 बाई a2, j से आ जाएगी b1 बाई b2, और वहाँ से आ जाएगी k के कोफिशिएंट को कंपेयर करूँगा तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी c1 बाई c2। तो दीज थ्री वैल्यूज आर ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी लैम्डा इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो बेटा ये कंडीशन हमारे पास किसकी बनेगी, किसकी बनेगी, ये पैरेलल की कंडीशन बनेगी। अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या बनेगी a1 बाई a2, लैम्डा को लिखने की जरूरत नहीं है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट टॉपिक में है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया दो प्लेन के बीच का एंगल। अब आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है ना। अब देखो लाइन का इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया, लाइन का इक्वेशन भी कंसीडर करना है, प्लेन का इक्वेशन भी कंसीडर करना है।
तो बेटा लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी r vector equal to a vector plus lambda times of b vector and equation of plane b और ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू q, ठीक है ना। तो ये तो एक हमारे पास क्या है, लाइन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन दोनों जो प्लेन है और लाइन है, दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास, ऐसे कुछ ले लेते हैं। ये मेरे पास एक प्लेन हो गया, ठीक है बेटा, ये प्लेन है और इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, ठीक है ना। ये लाइन हो गई मेरे पास, ठीक है ना। ऐसे करके लाइन पास हो रही है यहाँ से, ऐसे करके यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है ना। और एक मैंने प्लेन के पहले लेकर ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो मेरे को ये थीटा फाइंड करना है बेटा, ठीक है ना, ये थीटा फाइंड करना है। अब क्या करना है कि मेरे को एक ये पॉइंट मैंने मान लिया बेटा P, ये P पॉइंट मान लिया और यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये वेक्टर के नॉर्मल एक वेक्टर है, क्या है, नॉर्मल वेक्टर है बेटा ये, इसको मैंने n वेक्टर मान लिया जैसा कि दे रखा है। इक्वेशन है हमारे पास r डॉट n इक्वल टू की इट मीन्स द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज n वेक्टर। तो बेटा ये n वेक्टर क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। और ये जो लाइन है वो लाइन की डायरेक्शन क्या है, वो b वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो b वेक्टर की डायरेक्शन में लाइन हो गई। अब मुझे ये थीटा फाइंड करना है, ये लाइन और ये प्लेन के बीच का और लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो बेटा ये थीटा और इसको मैंने q मान लिया, इसको मैंने ये पॉइंट r मान लिया, ठीक है ना। तो पी क्यू आर दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है, ये 90 है। तो ये एंगल जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 90 माइनस थीटा। तो अब ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, बी और एन के बीच का एंगल है। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल जब थीटा होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला मेरे को यहाँ लगाना है। यहाँ ए की जगह पे बी है, बी की जगह पे एन मान लो, या ए की जगह पे एन है, बी की जगह पे बी है, और बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला यूज करूँगा बेटा, फॉर्मूला यूज करूँगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ठीक है ना। ये अब ये तो आपको वैल्यू पता ही है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये बेटा फॉर्मूला बन गया हमारे पास क्या फाइंड करने का, ये एंगल फाइंड करने का, किसी लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। आपको इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं थीटा की। अब देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गई बेटा। अब मुझे मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी है, तो बी वेक्टर और एन वेक्टर के मेरे को डी आर लेने पड़ेंगे, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में इसके डी आर का ही रोल होता है। तो बेटा एन वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। एन वेक्टर मैंने मान लिया कि जो वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, इसके डी आर है मान लीजिए एल एम एन मान लो, ठीक है ना, या फिर पी क्यू आर मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी क्यू आर मान लीजिए पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, ठीक है ना। ये एन वेक्टर के डी आर हो गए पी क्यू आर, और बी वेक्टर के जो डी आर है वो मैंने मान लिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है बेटा। तो एन वेक्टर के जो डी आर है वो क्या है, पी क्यू आर। बी वेक्टर के डी आर क्या है, ए बी सी। मैं इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन। देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा, ए पी प्लस बी क्यू, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है बेटा।
तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये फॉर्मूला हो गया आपका किसमें, कार्टेशियन में, ठीक है ना। ये वेक्टर में हो गया, ये कार्टेशियन में हो गया। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन लगेगी, जैसे कि यहाँ लगी थी कि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी, दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन यहाँ भी तो आ सकती है। तो नंबर 1, इफ प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है ना बेटा। अगर प्लेन जो है ना लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, अगर प्लेन, ये प्लेन, ठीक है ना, ये प्लेन लाइन के पैरेलल है तो लाइन भी ऐसी ही होगी, लाइन ऐसी होगी तो ये थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 0। जब थीटा 0 होगा तो थीटा 0 यहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ भी लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू क्या होता है 0, यहाँ भी 0 लगा दिया तो ये हो जाएगा b.n, ठीक है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है ना, इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 के बराबर ये भी हो जाएगा, तो AP प्लस BQ प्लस CR अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब देखो साइन 0 तो क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो दो कंडीशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। क्या हो जाएगी कि या तो हो जाएगा b.n इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया रिजल्ट मेरे पास, अगर दोनों पैरेलल हैं तो, अगर लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर कार्टेशियन में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा AP प्लस BQ प्लस CR इक्वल टू 0। ये कंडीशन कार्टेशियन की हो जाएगी और ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, नो वेक्टर की, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर प्लेन जो है ना, अगर प्लेन, ये जो प्लेन है वो लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन बिल्कुल ऐसे ही है, लाइन बिल्कुल वर्टिकल है, प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। मान लीजिए कि लाइन ऐसे है, ये ऐसे लाइन, प्लेन ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90, और जब 90 बनेगा तो देखो ये प्लेन की जो लाइन वर्टिकल है तो इसकी जो डायरेक्शन लाइन होगी वो डायरेक्शन वेक्टर बिल्कुल वर्टिकली काम कर रहा होगा, ठीक है। अब प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे काम कर रहा होगा, ये भी वर्टिकल काम कर रहा होगा, ठीक है, ये वर्टिकल तो है ही है, और ये जो है ना इसका बी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो बी वेक्टर और एन वेक्टर में दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। कोप्लेनर हो जाएंगे बेटा तो क्या कंडीशन बनेगी, कोप्लेनर के लिए क्या करना, बी और एन क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर, और कोप्लेनर का मतलब हो जाता है कि बी एन वेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी वेक्टर एंड एन वेक्टर आर कोप्लेनर हो जाएंगे, इस कंडीशन से कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बेटा कोप्लेनर हो जाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा कि एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों के बीच का एंगल जो होगा, बी और एन के बीच का एंगल जो 0 होगा तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो ए और बी की जगह पे क्या है हमारे पास, एन और बी है, दोनों के बीच का एंगल 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, एन क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ये जो है आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने का क्या तरीका होता है। हाँ तो देखिए बच्चों कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर, क्या कह रहा है कि ऐसे प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो प्लेन के
दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं कि एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं कि क्या करना है आपको। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन ये प्लेन जो ना ए पॉइंट से पास हो रहा है। मान लीजिए मैंने ये ए पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ए पॉइंट से पास होने वाला, ठीक है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और दो वेक्टर, दो गिवन वेक्टर उनके पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बेटा यहाँ पर दो वेक्टर, मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है और एक मान लो ये सी वेक्टर है, दो वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है ना। और एक जनरल पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर पी, ठीक है ना, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, आपको पी के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे आर वेक्टर मान लिया, और ये बन गया हमारे पास ए पी, ठीक है ना, ए पी वेक्टर। तो सिंपल सी बात है कि प्लेन का इक्वेशन जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, प्लेन के अंदर एक जनरल पॉइंट, ठीक है ना, हमारे पास P है और एक ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक वेक्टर बनेगा AP। AP वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। तो आपको पता है कि नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर हमारे पास किसी एक प्लेन में होते हैं तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर मिलता है। मान लीजिए कि ये मेरे पास देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये क्या है, ये मेरे पास एक वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड में ही तो पड़े हुए हैं दोनों वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस प्लेन के अंदर है, मतलब वाइट बोर्ड एक प्लेन ही है तो प्लेन के अंदर ही तो है ये, ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, ये वाला नॉर्मल वेक्टर जो इस पे नॉर्मल है, इस प्लेन पे। तो हम कैसे निकालते हैं उसको, ए क्रॉस बी निकाल देंगे, ठीक है ना। ए का क्रॉस बी से कर देंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, ये वाला। तो ये नॉर्मल वेक्टर किससे निकलेगा, बी और सी वेक्टर दोनों दे रखे हैं, एक ही प्लेन में है, तो बी और सी का क्या कर देंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, इसके नॉर्मल वेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको। सबसे पहले हम ए पी वैक्टर निकाल लें, ठीक है ना। ऐसे लिखने, लेट द प्लेन passes through point A, और जिसका पोजीशन वेक्टर A, ठीक है ना, एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स B वेक्टर एंड C वेक्टर। Let the plane passes through point A, जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स B एंड C। तो बेटा क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, अब प्लेन के नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है आपको। तो उसको मैंने मान लिया n वेक्टर। अब n वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको पता है b का क्रॉस प्रोडक्ट c से कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना। अब एक वेक्टर मेरे पास क्या है, जो जनरल पॉइंट से बनेगा, किससे बनेगा, AP वेक्टर, एंड AP वेक्टर जो मिलेगा वो किससे मिलेगा बेटा, AP में से A माइनस कर दूंगा, P के पोजीशन वेक्टर R है, A के पोजीशन वेक्टर A है, तो क्या बन जाएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है ना। अब मैं जानता हूं कि AP वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, n वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये n वेक्टर मैं निकाल चुका हूं B क्रॉस C करके, n वेक्टर मिल चुका है मेरे को। तो n और AP क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। व्हाट वी नो दैट AP वेक्टर, ठीक है ना, सिंस AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा, AP वेक्टर इसका मतलब AP का डॉट प्रोडक्ट अगर n वेक्टर से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब AP की वैल्यू लगा देंगे बेटा, AP की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट, अब n वेक्टर की वैल्यू लगाऊंगा तो n वेक्टर मेरे पास है देखो
क्या है बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। एक ऐसा प्लेन जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और जो बी और सी वेक्टर के पैरेलल है, तो उस वेक्टर का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा हमारे पास, r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको r माइनस ए बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0। दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। अब बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तो अब देखिए ये तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मुझे इनके डी लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। किसके डी लेने पड़ेंगे, ये तीनों वेक्टर के डी लेने पड़ेंगे मुझे, किस किस के, ए बी सी के। तो मान लीजिए कि ए वेक्टर के जो पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है बेटा, ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हैं वो है मेरे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। और बी वेक्टर के डी माने मान लिए a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और सी वेक्टर के मैंने डी मान लिए a2 b2 c2, तो ये वेक्टर बनेगा a2i प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है ना। और आर वेक्टर तो आपको पता ही है, आर वेक्टर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि वो जनरल पॉइंट होता है। तो अब मैंने क्या किया कि ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं डिटरमिनेंट मेथड में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं आप। तो देखो r माइनस ए पहली रो में आएगा, तो r क्या है xi प्लस yj प्लस zk, a क्या है x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो यहाँ पर इनके कंपोनेंट को लिखना है रो वाइज। तो देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है ना। ये मेरे पास r माइनस ए हो गया। देखो r क्या है xi प्लस yj प्लस z के, उसमें से a माइनस करना है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बनेगा। अच्छा b क्या है, b के मेरे पास हैं a1 b1 c1, ये हो जाएगा a1 b1 c1 और ये हो जाएगा a2 b2 c2, ठीक है बेटा। तो ये देखिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट बन चुकी है, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म से फाइंड करना चाह रहे हैं प्लेन का इक्वेशन, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। आपको नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना होता है, नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बट डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देना है तो ये वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी और इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म भी मिल जाएगी। अब क्या कहते हैं, अब अगला है हमारे पास एक पॉइंट आ रहा आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2 पॉइंट दे रखे होंगे और एक वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है ना। क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए, जिसके पोजीशन वेक्टर मैंने ए वेक्टर मान लिया। देखो यही मान लेता हूँ ए वेक्टर, एंड दूसरा पॉइंट है बी, जिसके पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिए बी वेक्टर, एंड पैरेलल टू वेक्टर सी, ठीक है। अब देखो सी वेक्टर के पैरेलल है, इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक डायग्राम बना लेते हैं। अब डायग्राम है हमारे पास, ये क्या है बेटा, ये कोई प्लेन है। अब इस प्लेन में 2 पॉइंट के बने, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मान लीजिए बी है। ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट आ गया, ये मेरे पास एक पी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये पी जनरल पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं। ए के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी के पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है क्या है बेटा, बी वेक्टर, ठीक है ना। बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो देखो ए बी और ए पी, ठीक है ना, एक ए पी वेक्टर मिला
और ये 2 पॉइंट से मेरे को क्या मिला, एक ए बी वैक्टर मिला। ठीक है, और एक वेक्टर आपको दे रखा है, मान लीजिए कोई भी सी वेक्टर दे रखा है जो इसके पैरेलल है, तो ये सी वेक्टर हो गया। अब सुनिए मेरे पास 3 वेक्टर हो गए यहाँ पे, क्या क्या हो गया, एक तो ए बी वैक्टर हो गया, एक ए पी वैक्टर हो गया, एक सी वेक्टर दे रखा है, 3 वेक्टर्स हो गए। 3 वेक्टर में से किन्हीं 2 को चूज करके मुझे एन वेक्टर निकालना है, मतलब इसके नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। अब ये नॉर्मल वेक्टर निकलेगा 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो देखो ए पी और सी से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ए पी में तो एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो जब तक वो एक्स वाई जेड नहीं होगा मेरे पास कैसे निकाल लूँगा मैं ए पी वैक्टर, नहीं निकाल सकता। तो मेरे पास देखो ये ए बी वैक्टर आ जाएगा, क्योंकि बी वैक्टर और ए वैक्टर दोनों गिवन होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास 3 वेक्टर हैं, क्या क्या मिलेगा बेटा, एक तो मिलेगा मेरे को, ठीक है ना, एक तो मिलेगा ए पी वैक्टर, ठीक है ना, और ए पी वैक्टर क्या हो जाएगा, आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ठीक है ना, और एक मिलेगा ए बी वैक्टर, और ए बी वैक्टर बेटा कितना होगा, ए बी वैक्टर होगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, और एक होगा सी वैक्टर मेरे पास है ही है। ठीक है ना, एक सी वैक्टर आपको दे रखा है। तो देखिए आप मेरे को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है जो इस प्लेन के नॉर्मल हो। ठीक है, तो वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना, एन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक तो सी वेक्टर और एक ए बी वेक्टर है। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा, एक तो ए बी वेक्टर है और उसका क्रॉस किससे कर देंगे, सी से। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ए बी की वैल्यू लगा दूंगा, ए बी की क्या है वैल्यू, ए बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एन वेक्टर हो गया। अब एन वेक्टर आ गया मेरे पास, अब आपको क्या करना है कि एन वेक्टर जब मेरे पास आ गया, अब ए पी वैक्टर मेरे पास है ही है, ए पी वैक्टर आर माइनस वे है, लेकिन हम जानते हैं कि ए पी वैक्टर के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। ठीक है ना, तो जो एन वेक्टर होगा, सिंस ए पी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। ठीक है ना, ए पी वैक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, एन वेक्टर के परपेंडिकुलर, क्योंकि एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, और ये ए बी वैक्टर है, ए पी वैक्टर। ठीक है ना, ये ए पी वैक्टर है, ये ए बी वैक्टर है, ये सी वैक्टर है, सी से और ए बी से मैंने क्या निकाल दिया, नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया। अब ये ए पी वैक्टर बचा, ए पी वैक्टर और नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू लगा दूंगा बेटा, तो ए पी वैक्टर मेरे पास क्या है, आर माइनस ए वैक्टर, देखो ये ए पी वैक्टर की वैल्यू लगा दी जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉट, अब मैं एन वेक्टर की वैल्यू देखो मेरे पास ये है, एन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, क्रॉस सी वेक्टर और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बेटा इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है ना, ये इक्वेशन आ गई प्लेन की, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है और सी वेक्टर के पैरेलल है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मुझे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका होगा, तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखो ए बी और सी, ठीक है, सी के तो मेरे को डी आर चाहिए, ए और बी 2 पॉइंट हैं तो इसके मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। तो मान लीजिए कि ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है ना, इसके बी के कोऑर्डिनेट हैं बेटा x2, y2, z2, ठीक है ना, और आर के तो आपको पता ही है x, y, z, क्योंकि ये जनरल पॉइंट होता है। ठीक है, तो तीनों वेक्टर। अब ये जो सी वेक्टर है इसको मैंने मान लिया a1, या फिर आप मान लो ai प्लस bj प्लस सी के, ये मैंने सी वेक्टर मान लिया। ठीक है ना, सी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हो गए ai प्लस bj प्लस सी के। अब क्या करना है कि इसको मुझे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म
तो देखो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू 0। देखो ये की एक फॉर्म ये भी होती है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखो आर माइनस ए, देखो आर क्या है ये है, ए क्या है ये है, इसमें से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है ना। और फिर b माइनस ए करूँगा, b माइनस ए कैसे मिलेगा, ये b है ये a है, तो x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा c वेक्टर, c वेक्टर की dr आपको पता है ABC, तो ये हो जाएगा a b c और दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म वो वेक्टर फॉर्म हो गई, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। तो ये दोनों तरीके हैं, ठीक है ना, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो प्लेन 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, एक वेक्टर के पैरेलल हो, चाहे वो प्लेन 1 पॉइंट से पास हो रहा हो, 2 वेक्टर के पैरेलल हो, तो उनके दोनों के सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चीज़ों को कैसे हम मोल्ड कर रहे हैं, कैसे हम उसका अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले आपको अच्छे से थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इन फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए फिर आगे चलते हैं कुछ। हाँ तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स r dot 2i minus j plus k equal to 7 and r dot i plus j plus 2k equal to 9। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है मेरे को। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने कि क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये n1 वेक्टर है, ये n2 वेक्टर है, क्योंकि r डॉट n1 इक्वल टू q1, r डॉट n2 इक्वल टू q2, यही बताया था हमको। तो ये n1 है, ये n2 है, तो लगा दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू, देखो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 6 और रूट ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 to 4 माइनस 1 3, 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इक्वल टू कितना आया 1/2, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड लैम्डा। कहता है कि ये दोनों प्लेन क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता है, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z, ठीक है ना, इक्वल टू d1 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z, ठीक है ना, इक्वल टू d2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0। ये कंडीशन हमारे पास होती है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ कर देंगे। इक्वेशन क्या रखें आपकी 2x प्लस लैम्डा y प्लस 3z इक्वल टू 5, दूसरा है x माइनस वाई प्लस 7 लैम्डा z इक्वल टू 3। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 बन जाए 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा हो जाएगा बेटा, और 3 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 7 लैम्डा से कितना हो जाएगा 21 लैम्डा और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 21 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस का 20 लैम्डा इक्वल टू 0, 20 लैम्डा इक्वल टू -2 देन लैम्डा इक्वल टू -1/10। तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा की, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू -1/10 होती है तो ये दोनों प्लेन्स जो है ना क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या करना है आपको 0 करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। कहता है कि दो पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो मैंने प्लेन का जो इक्वेशन है, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने मान लिया बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये मैंने प्लेन का इक्वेशन माना हुआ है। x1 y1 z1 क्या है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। ABC इसके क्या है, dr है। ठीक है ना, ABC क्या है, इस प्लेन के dr है। ठीक है बेटा, ABC प्लेन के dr है, x1 y1 z1 से पास हो रहा है। तो dr तो बहुत ज़रूरी है, जब तक dr नहीं आएंगे प्लेन का इक्वेशन कैसे आ जाएगा। तो बेटा वो कहता है कि प्लेन जो ना किससे पास हो रहा है, 1 माइनस 1 2 से। इसका मतलब x1 y1 z1 की जगह पे मैं 1 माइनस 1 2 लगाऊंगा, क्योंकि ये प्लेन जो है ना इससे भी पास हो रहा है और इससे भी पास हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, पॉइंट्स 1 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 2 लाई ऑन द प्लेन। ठीक है ना, ये लाई प्लेन को लाई करेंगे। ठीक है ना, प्लेन पर लाई करेंगे। तो देखो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस दूसरे पॉइंट से भी पास हो रहा है इससे, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा मेरे पास, a इंटू एक्स की जगह पर 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस 1 प्लस c इंटू जेड की जगह पर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, a माइनस बी प्लस 0 c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास सेकेंड। ठीक है ना। तो अब देखो वो क्या कहता है कि ये जो प्लेन है हमारे पास, ये जो प्लेन का इक्वेशन हमने माना हुआ है, ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा परपेंडिकुलर है तो मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन मैंने 2 मान लूँ बेटा, इस 2 को 2 मान लूँ, इसको 3 मान लें। ठीक है ना। तो अब ये जो प्लेन है, जो हमने जो इक्वेशन माना हुआ है, ये जो प्लेन, इसका ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो dr का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके dr क्या है, 6 माइनस 2 2। ठीक है बेटा, तो दिस प्लेन is perpendicular to the plane कितना, 6x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कार्टिजन फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है ना। तो अब देखो कि प्लेन के dr मैंने क्या माने थे, ABC। इस प्लेन के dr क्या है, 6 माइनस 2 2। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गई 4। ठीक है बेटा, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा बेटा, 3 और 4 को। 3 और 4 को सॉल्व करूंगा तो मेरे को dr मिलेंगे, यहाँ से dr का रेशियो मिल जाएगा। तो ये यूजिंग किस फॉर्मूला से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, a अपॉन, तो a के नीचे a वाले ये छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और -2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, इक्वल टू b अपॉन। अब b वाले को छोड़ देंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और ये हो जाएगा 2 का इधर करेंगे -2, इक्वल टू c अपॉन। c वाले को छोड़ देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर -2 और इसका इधर मल्टीप्लाई प्लस का 6 हो जाएगा, और इक्वल टू मान लो k, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा ay -2 by -2 cy 4। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा, मैं कैंसिल कर सकता हूँ इसको, 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, और इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, माइनस से मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, एक दो माइनस हैं, एक प्लस था तो मैंने 2 को प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, k हो गई, b की वैल्यू k हो गई, और c की वैल्यू -2k हो गई। इन दोनों तीनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ लगाना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है ना, सेकंड में लगा दीजिए तो देखो क्या हो जाए, a की जगह पे क्या लगा जाएगा, k लग जाएगा, तो k इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू बी की जगह पे फिर k है, और y प्लस 1 इंटू सी की जगह पे -2k इंटू z -2 इक्वल टू 0।
और बेटा मैं k कॉमन लेके तो उधर हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2z माइनस 2 माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 2z, ठीक है ना। 4 प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा था और इससे इसके परपेंडिकुलर था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है ना। दो आपको प्लेन और लाइन दोनों दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो देखो लाइन के डी आर आपको दे रखे हैं, डी आर ऑफ लाइन मतलब डी आर ऑफ लाइन का मतलब ये जो ना बी वेक्टर है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको पता है कि साइन थीटा फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना, दोनों, ठीक है ना। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जब निकालते हैं तो इसके डी आर हैं 2 2 4, इसके डी आर हैं 2 1 -3, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। 2 2 4, देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है ना। अब 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से करेंगे, कितना हो जाएगा -12। तो ये -12 अपॉन अंडर द रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 4 प्लस 16 और अंडर द रूट ऑफ इसका भी कर देंगे 2 का 4 प्लस 1 प्लस 9। तो ये बन गया बेटा हमारे पास 4 प्लस 2 6 -12 -6 अपॉन 16 प्लस 4 20 24 और रूट ऑफ 9 प्लस 1 10 प्लस 4 20 14, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू -6 अपॉन 24 को मैं लिख सकता हूँ 2√6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई रूट 14, 2 से कैंसिल कर देंगे -3 अपॉन रूट ऑफ और ये हो जाएगा 84, ठीक है। अच्छा ये बन जाएगा और इसको भी मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो बेटा, -3 अपॉन और ये बन जाएगा 4 2 जा 8 4 और ये हो जाएगा इतना, ठीक है, 2√21। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स -3 अपॉन 2√21। बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है ना। कहता है कि इक्वेशन प्लेन का बताना है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने ये किया हुआ है, बिल्कुल वही थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करनी है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा मेरे पास, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस प्लेन पासिस थ्रू -1 2, 0। देखिए -1 2, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो -1 क्या हो जाएगा बेटा, ए बी सी क्या है, इस प्लेन के डी आर है, -1 2, 0 से सेटिस्फाई कर रहा है। x माइनस -1 तो ये +1, देखो x1 y1 z1 की जगह पर क्या लगाना है, -1 2, 0 लगाना है, ठीक है ना। प्लस b इंटू वाई माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस c इंटू जेड माइनस z1 की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं ये इक्वेशन हो गई मेरे पास सेकेंड। अब ये जो प्लेन है वो 2, 2, -1 से भी पास हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसमें x y z को इसको 2, 2 -1 से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस 1 प्लस b इंटू वाई की जगह पे 2 - 2 प्लस c इंटू जेड की जगह पर -1 -0 दैट इज इक्वल टू 0 और ये बनेगा 3a प्लस 0b और -c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गया 3rd, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि कहता है कि ये जो प्लेन है वो पैरेलल है इस लाइन के। आपको पता है कि जब प्लेन जो है ना लाइन के पैरेलल होता है तो प्लेन के डी आर, प्लेन के नॉर्मल के डी आर और लाइन के डी आर में, ठीक है ना, क्या होता है कि ना परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि प्लेन, मान लीजिए कि ये प्लेन है आपके पास, ये प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है और पैरेलल टू द लाइन है, लाइन के पैरेलल है, ये कोई लाइन है और ये प्लेन है, ये प्लेन है आपका, तो प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। तो ये एन वेक्टर और ये इसका बी वेक्टर, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइन है बी वेक्टर के डायरेक्शन में है
और इसका नॉर्मल, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर का है। तो परपेंडिकुलर का मतलब प्लेन के डी आर मैंने क्या माने हुए हैं, ए बी सी। अब इस लाइन के जो डी आर है आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके डी आर क्या होंगे, x माइनस 1/1। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो 2 है वो 2 नहीं है यहाँ पर डी आर, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इक्वल टू z प्लस 1/-1, तो इसके डी आर बन जाएंगे 1 1 -1। तो बेटा 1 1 -1 और ए बी सी इसके डी आर दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर का, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों को सॉल्व कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a बाई इसको छोड़ दें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू बी अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर दें -1, इसका मल्टीप्लाई कर दें प्लस का 3 इक्वल टू सी अपॉन, इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3 दैट इज इक्वल टू k, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू आ जाएगी 2k, c की वैल्यू आ जाएगी 3k। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपको कहाँ लगाना है, इक्वेशन नंबर 2 में लगा देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, k टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 2k टाइम्स ऑफ y माइनस 2 प्लस 3k टाइम्स ऑफ z, ठीक है ना, इक्वल टू 0। k कॉमन लेके उधर पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 3z इक्वल टू 0, और इसको मैं सॉल्व करके x प्लस 2y प्लस 3z और 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, तो बेटा इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आपको ये तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है बेटा, तो तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।